प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो सामाजिक विज्ञान के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं कि आपको 5 में से पूरे 5 अंक मिलें। इसके लिए एक तो आपको 5 हेडिंग बनानी है प्रत्येक क्वेश्चन की जहाँ तक संभव हो, और प्रत्येक हेडिंग का 2 या 3 या 4 लाइन में ही आपने वर्णन करना है। हमें तथ्यों तक ही रहना है और सटीक वर्णन करना है। पॉलिटिकल साइंस में जो लोकतांत्रिक राजनीति की आपकी बुक है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है या राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एक ही क्वेश्चन है और आपको उसी हिसाब से जो है इनका आंसर देना है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेना और सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना होता है। बस इतना हम जो है राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम राजनीतिक दल की अगर भूमिका लिखा है तो भूमिका लिखेंगे, कार्य लिखा है तो कार्य, विशेषताएं लिखनी है तो विशेषताएं। यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए लोकतंत्र के में राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या है तो आप लिख देंगे राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, चुनाव में भाग लेना। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं और वे चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसके लिए प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों को टिकट देता है जो चुनाव लड़ते हैं। यह राजनीतिक दलों का पहला कार्य, चुनाव में भाग लेना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ना। दूसरा, सरकार बनाना। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपनी सरकार बनाता है। यदि उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो वह अपने बलबूते पर सरकार बनाता है। यदि बहुमत से थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो वह अपने जैसी समान विचारधारा वाले दलों का समर्थन लेता है, या फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो ये इन प्रकार वह बहुमत के लिए जितने संख्या चाहिए उस संख्या का जुगाड़ करता है और सरकार बनाता है। नंबर 3, विपक्ष की भूमिका निभाना। जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, न ही जोड़ तोड़ के द्वारा सरकार बना पाता, वह विपक्ष में बैठता है और विपक्ष में बैठ करके सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, सरकार की मनमर्जी को रोकने का कार्य करता है, सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। चौथा कार्य,
जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं और जनता उन नीतियों पर अपनी राय बनाती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। नंबर 5, कानून बनाना। कानून बनाना विधायिका का कार्य होता है। वास्तव में जो दल सत्ता में होता है वह कानून बनाने का कार्य करता है। वह संसद में, विधानसभा में कानून लाता है और विधानसभा और संसद में उस कानून को पारित किया जाता है। इस प्रकार से हम राजनीतिक दल का अर्थ और उसके कार्यों का वर्णन करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? ऐसे कौन से चैलेंज हैं जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी सबसे पहले हम राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे। राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेता है और उसकी कोशिश होती है कि बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाए। यदि सरकार नहीं बना पाता है तो वह विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। आजकल भारत में राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का अर्थ है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके विभिन्न जो संगठन के स्तर हैं उन पर समय पर चुनाव नहीं होते। जो उनके राजनीतिक आका हैं उनके जो मानने वाले लोग हैं वही संगठन के स्तर पर जमे रहते हैं और इस प्रकार इन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। दूसरा, जो राजनीतिक दल हैं इनमें वंशवाद की समस्या है। वंशवाद की समस्या का अर्थ है कि जो नेता लोग हैं वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस प्रकार वही दलों के अंदर जमे रहते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा होती है। नंबर 3, विभिन्न राजनीतिक दलों में अपराधियों की घुसपैठ हो चुकी है। जो बाहुबली हैं उनकी घुसपैठ हो चुकी है। जो पैसे वाले हैं उनकी घुसपैठ हो चुकी है। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, टिकट देते समय सिर्फ यह ध्यान रखता है कि यह उम्मीदवार जीतने की कितनी क्षमता रखता है। चाहे वो भ्रष्टाचारी है, चाहे बाहुबली है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको टिकट देते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता।
चौथी जो समस्या है विकल्पहीनता की स्थिति है। आज हमारे लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लगभग सभी राजनीतिक दल एक ही जैसे हैं, उनकी नीतियां एक जैसी हैं, चाहे कहने में वो अलग अलग हों, लेकिन वास्तव में उनकी कार्य जो है वो लगभग एक जैसे हैं। तो मतदाता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। पांचवी जो चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने वो जाति व धर्म का गलत इस्तेमाल। आज लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म और सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है और राजनीतिक दलों के सामने भी यह बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। फिर उसी तरीके से सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ कि राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेता है और जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, बहुमत प्राप्त करना होता है और सरकार बनाना होता है। आज भारत में राजनीतिक दलों में बहुत कमियां आ गई। किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनमें कमियां आ गई हैं तो उनका सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। तो राजनीतिक दलों को निम्नलिखित तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र लाया जाए। आंतरिक लोकतंत्र लाने के लिए दलों के जो विभिन्न संगठन के स्तर हैं उन पर चुनाव होने चाहिए ताकि जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो आगे आ सके। दूसरा आपने लिखना है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट न मांगे। यदि कोई व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगता है, कोई दल यदि धर्म और संप्रदाय का सहारा लेता है, ऐसा कठोर कानून हो कि वो चुनाव में भाग न ले सके। तीसरा हम इसमें लिखेंगे कि जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं उनके लिए धन का इंतजाम सरकार को ही करना चाहिए, राज्य को ही करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति चुनाव का खर्च नहीं उठा सकता वो ईमानदार व्यक्ति भी चुनाव में भाग ले सके। चौथा, विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी कर देना चाहिए कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए ताकि महिलाओं को भी लोकतंत्र में संपूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। पांचवा, दल बदल कानून को और सख्त बनाया जाना। हालांकि भारत में दल बदल कानून है, अब जो है कोई भी जो चुना हुआ प्रतिनिधि है इतनी आसानी से पार्टी नहीं बदल सकता। जब तक उसके साथ उस पार्टी के 1/3 सदस्य नहीं होते वो दल नहीं बदल सकता। इस कानून को और कठोर बनाया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनकर आया है और वो दल बदलता है तो उसका जो है चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए।
छठे, इसमें ऐसा सख्त कानून बनाया जाना चाहिए जिस भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है, आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें लिखिए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ लगती है, परंतु इसकी जातीय संरचना जो है बहुत ही जटिल है। इसमें डच भाषा बोलने वाले लोग जो है बहुसंख्यक हैं, लगभग 59% हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लगभग 40% हैं और 1% लोग जो है वो जर्मनी भाषा बोलते हैं। बेल्जियम 2 राज्यों में बटा हुआ है, एक फ्लेमिश एरिया है, एक वोलेनिक एरिया है, और एक बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। दोनों राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें हैं, एक सरकार ब्रुसेल्स राजधानी के स्तर पर है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान वहाँ पर दोनों दलों में, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में और डच भाषा बोलने वाले लोगों में विवाद हो गया कि उन्हें आगे बढ़ने के कम मौके मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा मिलते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 1970 से और 1993 तक बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। इन 4 संशोधनों में यह तय किया गया कि दोनों राज्यों में जो सरकारें बनेंगी, राज्य के स्तर पर जो सरकारें बनेंगी, उन दोनों में जो मंत्री होंगे डच भाषा बोलने वाले भी उतने ही होंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी उतने ही होंगे, ताकि किसी भी भाषा बोलने वालों का प्रभुत्व न हो और एक तरफा निर्णय न लिया जा सके। इसी प्रकार जो देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसके स्तर पर भी जो सरकार होगी, वो सरकार में भी डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। और एक फैसला और लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ समुदाय के स्तर पर जो धर्म, संस्कृति, शैक्षिक जो मामले हैं, उन पर निर्णय जो लेना है, वो उस समुदाय की एक सरकार बनेगी जिसे सामुदायिक सरकार का नाम दिया गया। समुदाय के स्तर पर जो है वो सामुदायिक सरकार इन कल्चरल मामलों पर अपना फैसला लेगी। इस प्रकार बेल्जियम ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए देश को विभाजन से बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले तो इसमें शासन के स्तर 2 या 2 से अधिक होते हैं। केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकारें होती हैं, राज्यों के स्तर पर केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें। दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे भारत में जो है विषयों की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर राज्य को कानून बनाना होता है, संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार को कानून बनाना होता है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। यदि विरोधाभास है दोनों के एक ही विषय पर कानून बनाने में, तो केंद्र की बात मानी जाए। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था में जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है।
संविधान सर्वोच्च होता है। कोई भी सदन बहुमत में, कोई भी राजनीतिक दल बहुमत में होते हुए भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो संविधान की भावना के अनुकूल न हो। संविधान के अनुसार ही उसको चलना होता है। और सदन भी संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के होते हैं। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारे भारत में जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सदन होता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारे भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें, विभिन्न स्तर पर सरकारें अलग अलग होती हैं। जो कार्य है, कार्यों का बंटवारा होता है, और जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता होती है। ये तीन जो मुख्य बातें हैं, ये संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। चौथा, विधायिका, जो सदन है एक जनता के स्तर पर, जैसे भारत में राज्यसभा, लोकसभा, और एक राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो होती है राज्यसभा।